बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की आर्मी चीफ और DGISI से अहम मुलाकात हुई, जबकि दो सूबों में इंतखाबात के हवाले से आज अज़खुद नोटिस केस की समाअत हुई। हुकूमती इत्तेहाद ने 2 जजेस पर एतराज़ात उठा दिए हैं। इसके अलावा जेल भरो तहरीक का आज तीसरा दिन था। इस समेत दिन भर जहाँ मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, 2 सूबों में इंतखाबात के हवाले से आज अज़खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान हुकूमती इत्तेहाद ने 2 जजेस पर एतराज़ उठा दिए हैं। इसी केस की समाअत जो है वो पीर के रोज़ भी बाकायदा होगी। क्या समझ रहे हैं कि क्या मामलात इस वक्त मामलात किस तरफ जाएंगे मुस्तकबिल को लेकर? देखिए, ये तो बड़ा फैसला कुन बहुत फैसला कुन घड़ियाँ हैं पाकिस्तान की सियासत में। और एक तो ये है कि जज साहिबान के अंदर इख्तलाफ हमें नज़र आ रहा है वाज़ेह खुल के, जो कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबान जो हैं उनमें ना सिर्फ ये कि कानूनी हवाले से इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, बल्कि ज़ाती नौइयत की भी ये महसूस होता है कि वो कोई पर्सनल इशूज़ भी हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें, ये बात हो रही थी कि कौन इलेक्शंस का फैसला कौन करेगा, गवर्नर करेगा, इलेक्शन कमीशन का कुछ और मौक़िफ़ था, सदर आरिफ अलवी साहब ने एक ऐलान कर दिया। ये अभी बात हवा में थी कि कौन ये मतलब लोग डिस्कस करने लग गए थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। तो अचानक जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने सुमोटो नोटिस ले लिया। इसका मतलब है काम तेज हो गया जी, ऐसे काम तेज हो गया। अच्छा, अब जब यानी ये बहस चल भी सकती थी ना, 4-5 दिन 6 दिन के जी इलेक्शन कमीशन ने रजू की है, उसने फलाना पिटीशन इमरान खान साहब ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए वगैरह वगैरह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो ले लिया, काम तेज। अच्छा, और रोजाना की बुनियादों में समाअत। अब इसमें 2-3 बातें अहम हैं। पहली बात तो यह है कि सुमोटो लिया तो वो तो बात निकल गई कि क्या इख्तियार था या नहीं था, वो आज उस पर ज़्यादा बात नहीं हुई। आज जो बात हुई वो ये हुई कि ये फुल कोर्ट जो है ये बनना चाहिए या ये लार्जर बेंच जो कि 9 रुकनी है यही कंटिन्यू करेगा। अच्छा, इसमें जो यानी अब मुख्तलिफ पार्टियों के वकला हैं या ये कि फारूक नाइक साहब जो हैं, अच्छा जरदारी साहब ने यहाँ पे इस्लामाबाद में जो मुलाकातें हुई हैं, जरदारी साहब ने कहा कि डट जाओ, इस पर स्टैंड लो। और इसी किस्म का जो बयान है वो मरियम नवाज साहिबा ने भी कल दिया। कल जब उनकी यहाँ पे खिताब हुआ, मैं यहाँ पे बल्कि कोट कर देता हूँ ताकि इसमें किसी किस्म की वो ना रहे। ये जो हमारी स्लाइड है 21वीं दुनिया रोजनामा दुनिया में आज जो फ्रंट पेज पे खबर भी है पब्लिश हुई है कि शहबाज शरीफ लूली लंगड़ी हुकूमत की परवाह ना करें और नवाज शरीफ मुखालिफ साजिशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, मतलब परवाह ना करें और हुकूमत जाए एक तरफ, वो जो है वो कार्रवाई बिल्कुल कार्रवाई करें। एक्सप्रेस में बाकी अखबारों में भी खबर जो है इस तरह से लगी हुई है। अच्छा, अब इसमें यह है कि नवाज शरीफ मुखालिफ साजिशी कौन है, ये एक सवाल है कि वो मतलब है कि असल साजिश वहाँ हुई थी वो कहती हैं, फिर उनके जो सरगना है वो जनरल फैज़ थे, फिर सारी बात हुकूमत की वो परवाह ना करें, हुकूमत जाती है तो इसमें इस तरह का बयान दिया उन्होंने। अब इसमें यहाँ जो इशू है वो ये है कि मंडे तक जो है यानी पीर से ये रोज़ाना समाअत शुरू होती है। एक तो 2 दिन बहुत होते हैं पाकिस्तानी सियासत में। इन 2 दिनों में क्या होता है, गिरफ्तारियां कल कहाँ से दी जाती हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होता है। ये गिरफ्तारियां जो हैं ये जो जेल भरो मुहिम है, ये पता नहीं किस अफलातून का मशवरा था इमरान खान साहब को कि ये जेल भरो तहरीक आप शुरू करें, और उसके नतीजे में 2 करोड़ बंदा तो कहीं नहीं किया। फिर उन्होंने कहा नहीं सर, कम से कम 80 लाख तो होंगे। तो ये जिस किसी का भी मशवरा था उन्होंने इमरान खान साहब, ये वही है कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं पलट के देखता हूं तो कोई नहीं, बल्कि उन्होंने एक आध दफ़ा जब उनके ऊपर ये तंज किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है मैं इन मराहल से गुजर चुका हूं कि मैं पलट के देखता हूं तो कोई नहीं होता। अच्छा, यहां पर तो ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा हुआ है, लेकिन यह है कि वो जो अब देखें ना, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब के आज साहबजादे जो हैं जैन कुरैशी साहब हो गए, तो
अब उनको कोई रिलीफ नहीं मिली क्योंकि खुद गए हैं वो। अच्छा, अंदर ही अब जब रहनुमा चले गए और उनको दूर दराज के जेलों में भेजा जा रहा है, तो उसके नतीजे में आज तो जुल्फी बुखारी साहब ने और आमिर कियानी साहब आए थे लेकिन वो चले गए। फयाजुल हसन चौहान साहब ने आज गिरफ्तारी दी। उनको कहाँ रखा जाता है, कैसे रखा जाता है? फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो जेल के वजीर, जेल अमूर जो जेल होते हैं उनके, जेल खाना जात के वो वजीर रहे हैं। तो उनको कहाँ रखा जाता है, भेजा जाता है, ये भी देखना जुल्फी बुखारी साहब को। लेकिन ये है कि अब कल कहाँ पे और कितने लोग और कैसे, क्योंकि वो मोमेंटम जो है वो बनाना, वो उसको बरकरार दबाव को रखना ज़रूरी है, वरना ये प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल कि जी बेल्स के लिए उनके घर वालों ने अप्लाई कर दिया, ज़मानत के लिए, इसके लिए, उसके लिए। और इस मरहले पे इमरान खान साहब को मैं पहले भी ये बात बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं कि इमरान खान साहब ने इन मामलात को इलेक्शंस की तरफ लेके जाना है। इमरान खान साहब जो अपना, जब इन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया था, जो उस वक्त भी हमारी यही राय थी, जब ये एक बेजरर से बहुत सी जगहों से इलेक्शन लड़ा उन्होंने, जब इल्म था और हर एक जानता है कि इमरान खान साहब उस वक्त जो हैं वो और आज भी अगर वो इलेक्शंस में जाएं तो वो जीतेंगे 2/3 या 3/4 जो भी उनकी कैलकुलेशंस है। लेकिन अगर वो ये होगा, ये देखें ना, ये एक अजब सा मामला हुआ। यही था ना कि मतलब इमरान खान साहब के लिए जो है लोग, तो उसमें अगर ऐसे हो कि गुलाम सरवर खान साहब ना पहुंचे और बाकी जो पेशावर से पहले, तो कल कुछ और बात हुई, आज उन्होंने कहा गया कि पोस्टपोन कर दिया गया है, तो अब कब नंबर आएगा पेशावर का, कैसे होगा? तो ये इसका जो एक मोमेंटम है ना पूरा कि जी बहुत से लोग भर गए, और उसमें तो वो मेरे ख्याल से खान साहब उससे रिट्रीव करेंगे। वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिट्रीव करके पीछे कि किसी तरह से रहनुमा आए, क्योंकि ये देखें वो बहाली का नोटिफिकेशन आ गया है, यानी बहुत से लोग अब वापस जा सकते हैं। हमाद अजहर भी और शाह महमूद कुरैशी भी, ये लोग वापस जा सकते हैं गालिबन, जो 37 और इस तरह के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि कौमी असेंबली में जा सकते हैं। तो हो सकता है इमरान खान साहब इसको, हाँ, इसको यहाँ पे रोक के, और इस वक्त मुशावरत की जरूरत है। सूरत हाल इतनी तब्दील हो रही है कि इनके रहनुमाओं को इनके पास होना चाहिए, ना ये कि ना कि जेलों में दूर दराज पड़े और किसी की बात ही ना हो रही हो, मुशावरत ही ना हो रही हो। तो हो सकता है कि ये जो आइडिया था इसको ड्रॉप करें, या हो सकता है जारी रखें। मतलब जाहिर उनकी पार्टी और उनका फैसला है, लेकिन इसमें कोई इससे कोई हासिल नहीं होने वाला। जेल भरो तहरीक से कोई हुकूमत गिरेगी नहीं, ठीक है ना। एमआरडी में भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी जेल भरो तहरीक चली थी, लेकिन उसके नतीजे में कह सकते हैं कि जी वो गैर जमाती इंतखाबात हो गए थे 85 के, लेकिन ज़िया-उल-हक तो नहीं गए थे ना। ज़िया-उल-हक तो किसी और वजह से अलमिया के पास गए थे, तो एमआरडी की तहरीक की नतीजे में तो नहीं गए थे ज़िया-उल-हक। बहरहाल अब इशू ये है कि एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ जो है वो अदालत। अब ये मसला चला गया अदालत में और अदालत ने सुमटो लिया हुआ है। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं किसी सूरत आइन की खिलाफ वर्जी ने, इस पे तो दो आरा है ही नहीं कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। सवाल ये था कि इसका ऐलान कौन करेगा। इलेक्शन कमीशन ने अपना ग्राउंड वर्क किया और उन्होंने कहा कि जी वजारत दिफा और वजारत दाखिला और वजारत खजाना और ये सारी उन्होंने बात की, हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है। और दूसरी तरफ से बात आई कि जी रिसोर्सेज का आप, एक जो रिमार्क्स आए पेशावर हाई कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के, कि आपको किसने कहा था कि आप पूछें, आपका काम है ऐलान करना, तो आप तो करवाएं। तो अच्छा, इसी दौरान सदर ने ऐलान कर दिया 9 अप्रैल का। अब देखना यह है कि एक तो रोज समाअत होगी, ये समाअत जो है इसमें मुख्तलिफ वकला पेश होंगे, और हुकूमत की या पीडीएम की जो हिकमत अमली है वो ये है कि इसको खींचा जाए, इसको तूल दिया जाए। सही। यानी एक वकील अपने दलाइल आज भी दे रहा है, कल भी दे, परसों भी दे, फिर दूसरी पार्टी आ जाए, फिर वो आज तो जैसे ही हुआ ना, फारूक नाइक साहब ने ही नुमाइंदगी की, पीपल्स पार्टी की भी, मुस्लिम लीग नून और मेरे ख्याल से JUIF की भी उन्होंने ही, आज वही थे सिर्फ। लेकिन इसके बाद हो सकता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के 13 जमातों के वकला कहें कि हमें भी सुना जाए, और 2-2, 3-3 दिन करते 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 इसको आगे ले जाएं। सही। और ये भी देखना है कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बनता है या नहीं बनता, और इस दौरान ये भी देखना है कि फुल कोर्ट अगर बनता है तो क्या ये 2 जजेस उसमें होंगे या ये लार्जर बेंच ही कंटिन्यू करेगा। और इसमें आप देखें कि जो भी फैसला होगा वो फैसला बड़ा मतलब अगर डिवीजन है, मुझे नहीं पता कि ये फैसला
9-0 से होगा या 3, जो भी फैसला होगा उसमें कितना डिसेंटिंग नोट्स होंगे क्या। लेकिन असल बात है वो ये है कि अगर 9 का बेंच है तो 4-4 और दरमियान में 1, जी, मतलब इस तरह से भी फैसला, इस तरह से भी डिवीजन हो सकती है और इस तरह से भी हो सकता है कि 9-0 से सारे के सारे जज साहिबान मुत्तफिक हो जाएं। ये भी हो सकता है कि 7 एक तरफ हो, 2 एक तरफ हो। ये भी हो सकता है कि 15 का लार्जर बेंच बन जाए। ये भी हो सकता है कि 15 में से 2 के ऊपर एतराज जो कर रहे हैं वो तो एक अभी सूरत हाल ऐसी है कि अच्छा 9 अप्रैल को इलेक्शन है। यानी इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 9 अप्रैल को इलेक्शन है बकौल सदर के, और ये फैसला, ये अदालती कार्रवाई कब तक चलेगी। ये अदालती कार्रवाई अगर 27 तारीख से शुरू होती है तो 27 तारीख से शुरू होगी ना, पीर के रोज से, तो उसके बाद ये चलेगी मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ते, ठीक है, कितने दिन चलेगी। मार्च में रमजान भी आ रहा है, तो ये कितना अरसा चलेगी और कितने दिन पहले 9 अप्रैल को इलेक्शन होना ही नहीं होना, कितने दिन पहले इलेक्शन का शेड्यूल जारी होगा। कागजात नामजदगी दाखिल होंगे, कागजात नामजदगी पे इतराज़ात लगेंगे, उसके बाद वो जो बैलेट पेपर्स होते हैं वो छपेंगे, उसके बाद खर्चा कितना होगा, उसके बाद सिक्योरिटी के एहलकार, उसके बाद खजाना, उसके बाद आज जो तकरीर की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एपेक्स कमेटी के दौरान ही गालिबन उन्होंने बात की। उन्होंने कहा IMF से मामला 8 से 10 दिन में तय हो जाएंगे। अच्छा, 8 से 10 दिन में तय हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, और लेकिन उसमें एक तबका ऐसा है जो सड़कों में मामला का हल चाहता है, उनको भी मदऊ किया लेकिन उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, इसमें उनको कब मदऊ किया गया था मुझे ये नहीं पता। ये जो इस कमेटी का तो ऐलान कल रात को ही हुआ है और उनके लोग तो जेलों में जा रहे थे, तो इसमें वो आते भी तो कैसे आते, ये बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने बात कर दी। अच्छा, अब इशू ये है कि इसमें हुकूमत इसको चाहेगी, PDM की हुकूमत चाहेगी कि इसकी जो कार्रवाई है अदालत की तूल पकड़े। इसमें इलेक्शन कमीशन भी अपनी गुजारिशात पेश करेगा, जवाब देगा वो पीर के रोज। अच्छा, अब एक वकील, दूसरा, तीसरा, 13 जमातें, तो 13 जमातें अपना अपना मौकफ अलग अलग करने के, अभी तक जब मैं बात कर रहा हूं वो अलग अलग सामने रखने के मूड में। इसी दौरान मजीद ऑडियोज और वीडियोज वो भी आएंगी, और ये मामला जो है, ये मामला अब जिसे कहना चाहिए ना कि खराबी से खराबी की तरफ जाएगा, खराबी से खराबी की तरफ जाएगा। इसी दौरान 2 चीजें ऐसी हैं जो कांस्टेंट हैं, यानी ये तो वेरिएबल्स हैं ना, ये तो वेरिएबल्स हैं, लेकिन 2 चीजें कांस्टेंट साइड पे चल रही हैं। एक है आपका माशी बहरान और दूसरा है आपका सिक्योरिटी क्राइसिस, ठीक है, जिसका कुछ नहीं पता होता कि किस वक्त क्या हो, ठीक है। और तीसरा ये है कि आपका सियासी अदम इस्तेकाम, ये भी कांस्टेंट चल रहा है साइड पे, जिसके नतीजे में क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम है, इसलिए माशी अदम इस्तेकाम है, इसलिए सिक्योरिटी क्राइसिस है। अब ये मामला आईनी बहरान में तब्दील हो गया है। अब एक आईनी बहरान है जो कि अदालत में हल होने जा रहा है, और उसके हल के शुरू होने से पहले ही वो बहरान के अंदर एक नया बहरान खड़ा हो गया है कि अंदर एक तफरीक है, ठीक है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट बार क्या करती है, उनका रेफरेंस, उनके इतराजात। मरीम नवाज साहबा ने जो कल तकरीर की है, उन्होंने बिल्कुल खुल के 2 जज साहबान को जो है सर, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अगर जजेस हमारे हुदूद में दाखिल होंगे तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। आज उन्होंने भी ये बात की है, यानी कि भरपूर तरीके से तैयार हैं कि वो इस वक्त मुखालिफत करेंगे जहां पे मुमकिन हो सके। नहीं, इसमें अब देखें बात सारी ये है ना कि इसमें अब ये मामला कहां जाके रुकता है। सवाल ये है कि ये मामला कहां जाकर रुकता है। मतलब जज साहिबान के बारे में अगर एक दफा बात शुरू हो गई तो फिर दूसरा आदमी भी बात करेगा, बिल्कुल। फिर राह चलते जो एक सब्जी आम शहरी भी बात करेगा। वो कहेगा भाई 1 मिनट ठहरो, मैं भी बात करूंगा, मैं इसलिए बात करूंगा कि मेरे फलाने लीडर अगर बात कर रहा है तो मैं भी करूंगा। तो ये जो फिर तौहीन अदालत और बाकी सारे मसले जो बचेगा कोई नहीं। एक तो ये तरीका है ना कि रेफरेंस दायर हो गया। रेफरेंस दायर होना तो एक आईनी रास्ता है कि रेफरेंस दायर हुआ जिसमें एक इल्ज़ाम लगाया गया और जो साहब ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये जलसों में तकारीर में शुरू हो गया मामला तो फिर ये कहीं रुकेगा नहीं, फिर ये कहीं नहीं रुकेगा। और ये फिर
हमेशा मैं बात कहता हूं कि ये फिर ट्रांसलेट होता है नीचे ग्राउंड लेवल पे। जी। जो ऊपर अगर बड़े बात काबरीन एक बात करना शुरू करें तो वो ट्रांसलेट होते 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 फिर नीचे तक जाता है। फिर ये हो नहीं सकता कि आप किसी एक को पकड़ के आप कहें कि तुमने तौहीन अदालत की है। फिर उसके बाद वो बिल्कुल एक ऐसा माशरा हो जाता है जहां पे अनार्की होती है, क्योंकि अल्टीमेटली आखिर में किसी ना किसी की बात आपने सुननी होती है, चाहे आप वो पसंद हो या ना पसंद हो। अब मिसाल के तौर पे अगर देखें, मरीम नवाज साहबा ने कल बात की, आज वो दोनों जज साहबान बैठे हुए थे और आज जब वो बात हुई वहां पर कि जी इनके खिलाफ तौहीन अदालत, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस मसले को बाद में देखेंगे, अभी हमारे सामने ये मसला। अब वो दोबारा अगर बात करती हैं तो फिर इसी दौरान अगर ऑडियोज आती हैं या वीडियो, तो ऑडियोज आने से या वीडियोज आने से आईनी और कानूनी तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। मतलब इवन अगर रेफरेंस फाइल भी हो जाए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी बैठ जाए, तो भी जज साहब जो हैं वो बैठ के केस की समाअत कर सकते हैं, वो बैठ सकते हैं। उनको सिर्फ दो तरीके से, या तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल खिलाफ उनके फैसला कर दे, या यह है कि वो खुद हट जाएं, या उनको जो है वो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं, हाँ वो मैंने कहा ना, या खुद हट जाएं वो, या ये कि वो उनको वो रिजाइन कर दें। ठीक है। और उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, जो मैंने कल भी बात की थी ना, और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा कि जज साहब को कहा जाए कि जी वो चूंकि रेफरेंस आ गया आपके खिलाफ तो इसलिए आप बैठ नहीं सकते, या इखलाकी तौर पे आपको इखलाक नाम की चीज जो है वो इस मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे नहीं पता कि चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा कि आइन हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, तो मैं अब ये सोच रहा हूं कि आइन क्या था वो, मतलब कोई शख्स था, उसके हाथ पैर थे, क्योंकि हमारे तो नजर में आइन है नहीं कहीं इस वक्त, तो आइन की इस वक्त तो एक अजीब सा मुल्क में माहौल है ना। लेकिन इसी तरह से जो ना आइन साहब एग्जिस्ट करते हैं, ना इखलाक साहब एग्जिस्ट करते हैं। तो इखलाक साहब के कहने पर ना किसी ने कभी इस्तीफा दिया है, सवाए चंद शख्सियात के जो आपके सामने मिसालें हैं, आफ्ताब सुल्तान हो या बाकी शख्सियात, उससे पहले बशीर मेमन साहब हो या और लोग हों, तो वो करते हैं इखलाकी या असूली बुनियादों पे, और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अदरवाइज ऐसा होता नहीं है कि इखलाक साहब के कहने पे कोई इस्तीफा दे जाए, यहाँ पर मतलब कोई हुकूमत छोड़ के चला जाए, ऐसा नहीं होता। और ना इखलाक साहब के कहने पे, अच्छा, और जमीर साहब भी जो जब आते हैं, तशरीफ लाते हैं, तो उनको अमूमन उनके पीछे भी कोई, मतलब जमीर साहब के पीछे भी नहीं, उनके पीछे कोई बेजमीर होता है जो जमीर को जगाने के लिए भेजा जाता है। अच्छा, बहरहाल, तो ये जो है ना, ये तो छोड़ ही देना बात कि यहाँ पे इखलाक के तहत तो कुछ होता है उस मुल्क में, या यहाँ पे आइन के तहत कुछ होता है, यहाँ पे असूलों की बिना। असल बात यह है कि उनको कानूनी तौर पे वो इस बात के पाबंद नहीं है, वो खुद हटे तो हट जाए, नहीं हटे तो नहीं हटे। यहां पर यह बदकिस्मती यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें तनाजे का सबब बनी है, यानी उसमें उनमें तनाजा खड़ा हो गया, जिसको बड़ी हद तक, यानी जज साहिबाना सारे बैठे थे, बात हुई, कार्रवाई हुई, मंडे को दोबारा आएंगे, इख्तलाफात हो रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं एक दूसरे को, शेयरिंग भी हो रही है। लेकिन इससे ज्यादा अगर ये पब्लिक में चीज आती है कि जज साहिबान के नामों के ऊपर या उन पे कोई उनका नाम लेके आगे बातचीत होती, उसके बाद वो ट्रांसलेट होकर नीचे माशरे में जाएगी। और कारकुन भी नारे लगा रहे थे, कल कारकुन दूसरी पार्टियों के भी निकलेंगे, वो भी नारे लगाएंगे, और हर किसी को किसी ना किसी जज से कोई ना कोई मामला है। तो फिर उसके बाद फिर तौहीन अदालत तो एक तरफ रह गई ना, फिर उसको पैक करके 22 करोड़ के लिए आप रख दें साइड पे, उस कानून को खत्म कर दें। जैसे शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं ना कि नैब खत्म हो जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल है इसके बाद तौहीन अदालत भी खत्म हो जानी चाहिए। तो ये तो उधर से वो एक बिल पास हो रहा है कोई, या पास होने का इरादा था, जिसमें तौहीन अदालत या वाजिब पाकिस्तान के बारे में कोई बात थी, तो 7 साल कैद की बात हो रही थी। तो ये मुझे बताएं कि एक तरफ ये बात हो रही है, एक तरफ ये बात हो रही है, और कमाल की बात ये कि वो तकरीर जो है वो कल लाइव भी गई। भाई हमने बात, जब हमें तो नहीं कोई ऑर्डर्स आए पैमरा के किसी को रोका जाए, किसी टीवी ने बीप कर दिया, किसी ने नहीं किया। तो आने वाले दिनों में अगर ये मामला बढ़ता है तो सिटिंग जजेस के बारे में क्या बात कैसे की जाए। एक दफा जनरल आसिम सनी बाजवा साहब, जो कि साबिक DGISPR, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मुंह से एक नाजेबा लफ्ज निकला, और नाजेबा लफ्ज जो था, अब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सारे टीवी चैनल्स पे चली गई। उसके नतीजे ही क्या निकला कि सारे टीवी चैनल्स को जुर्माना हो गया। यानी DGISPR को कुछ नहीं हुआ, वो अपनी जगह हंसते मुस्कुराते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक लफ्ज उनके मुंह से निकला, लोगों ने नोटिस किया, ये क्या हो गया भाई,
तो पता चला जितने टीवी चैनल्स पे, अच्छा लोग हम सत्तू पी के पड़े हुए हैं, हमने कहा जी डीजीआई स्पेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें कौन क्या, वो जनाब सारे टीवी चैनलों को, और अभी की बात है 2-3 साल पहले, सबको पता नहीं 50-50 हजार या 1-1 लाख, सबके सब सर पकड़ के बैठे हैं कि यार 1 मिनट, क्या डीजीआई स्पेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर रखनी पड़ेगी, उसको भी डिले करके चलाया जाएगा। तो मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि इसी तरह से कल चैनल्स कंफ्यूज थे कि अगर सिटिंग जजेस के बारे में तकरीर हो रही है तो क्या हम चलाएं या इसको रोकें, क्या करें। और आने वाले दिनों में इसी तरह से अगर ऑडियोज आती हैं, वीडियोज आती हैं, तो वीडियोज को तो खैर चलाना बड़ा ही मुश्किल होगा टीवी चैनल्स पे। अगर कोई हाँ मुलाकात वगैरह की वीडियोज तो अलग बात है, लेकिन और कोई, तो ये अब अदालत को, मेरे ख्याल से अदालत को जल्दी तय करना होगा इस बात को, पैमरा को, कि क्या सिटिंग जजेस के बारे में हम मीडिया पर ये बात कर सकते हैं, इसको डिस्कस कर सकते हैं, उन जलसों को दिखा सकते, क्योंकि ये अब खराब हो रहा है मामला, देखिए ना खराब हो रहा है। इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सवाल आपसे ये है कि ये जो केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है 2 सूबों के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि कितने दिन मजीद दरकार होंगे इस केस को समाप्त होने में? यही असल सवाल है कि इसकी समाअत कितने दिन होगी, क्योंकि अगर समाअत इसकी जो है, अभी तो देखें जज साहिबान के अंदर एक तो आइनी और कानूनी नुकात के ऊपर जो है वो इश्यूज हैं, और दूसरा ये है कि वो उससे बढ़ के थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुख्तलिफ जो जज साहिबान है वो जो है वो उनके दरमियान कोई ऐसी बात भी होती है कि जो यानी इंटरप्रिटेशन वो अलग अलग अंदाज में, बिल्कुल अलग अलग अंदाज में कर रहे हैं। तो देखना यह है कि वो एक तरफ कैसे जाते, क्या ये जो सवाल जो अतर मिल्ला साहब ने उठाया था कि क्या असेंबली की तहलील जो है वो हो सकती है, क्या वो ठीक है, क्या ये सवाल आने वाले दिनों में ज़ेर बहस आएगा, क्या ये वाला सवाल ज़ेर बहस आएगा कि इलेक्शन जो है वो यानी वो जो 3 सवाल उधर से 3 इधर से आ गए थे ना, तो इधर वाला सवाल कि क्या किसी शख्स के कहने पे, यानी इमरान खान साहब की तरफ वाले में इशारा था कि जो बाहर हों उनके कहने पे, तो वो तो हाँ वो तो शहबाज शरीफ साहब सारी पार्टियों से मशावरत करके तोड़ें या अकेले तोड़ें, वो तो उनकी मर्जी है ना कौमी असेंबली, वो तो इख्तियार मेरा ख्याल है उन्हीं का है, यानी अल्टीमेटली तो वो कर सकते हैं, करें, पूरी दुनिया से करें, लेकिन ये तो फैसला तो परवेज इलाही साहब ने किया था ना, फैसला तो असेंबली डिसॉल्व हुई थी। अच्छा तो एक तो ये इशू हो गया, लेकिन इसमें जो बात ये है कि टाइम कितना लेगा मामला, और ये जब तक ये केस चलेगा, जब तक मुल्क में ही जान बपा रहेगा, सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा, इलेक्शन होना है नहीं होना, माशी अदम इस्तेकाम रहेगा कि क्या ये हुकूमत रहेगी या ये हुकूमत अभी रहेगी या ये हुकूमत अगले कितने माह तक रहेगी, कब तक रहेगी। तो सियासी अदम इस्तेकाम, माशी अदम इस्तेकाम, आइनी अदम इस्तेकाम, और आइनी अदम इस्तेकाम के अंदर से ये वाला मामला कि क्या जज साहिबान उसमें उनके ऊपर क्या वो अपने आप को क्लियर करते हैं या क्लियर करने की उनको जरूरत है, या वो जज साहिबान जो 2 जज साहिबान हैं वो बैठे रहते हैं इस बेंच में, और कितना प्रेशर आता है बार काउंसिल्स का, सुप्रीम। तो ये एक आईनी बहरान के अंदर से नए अंडे बच्चे जन्म लेते रहेंगे, इसी तरह तौहीन के हवाले से इसे इल्जामात, तो वो अंडे बच्चे उसमें भी जन्म ले रहे होंगे, और अंडे बच्चे जो हैं वो पहले ही बहुत सारे मुल्क के अंदर जो मामला चल रहे हैं, जिसमें बार बार कह रहा हूं सिक्योरिटी क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट, और माशी जो कि 10-15 दिन तक कब तक मुआहदा होगा हम नहीं जानते, कब उस वक्त रिजर्व्स कितने रह जाएंगे, क्या होगा, कीमतें कहां तक जाएंगी, शरह सूद बढ़ेगी, उसका क्या होगा, वो सारा तरह। अच्छा, इसी दौरान पूरी दुनिया में आज जो मामला डिस्कस हो रहा है वो ये डिस्कस हो रहा है कि 1 साल हो गया यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो रशिया ने यूक्रेन की जो जंग है, और वो उस जंग को एक तरह से आप यूरोप की जंग कह सकते हैं, एक तरह से उसको आप आलमी जंग भी कह सकते हैं किसी अंदाज में, क्योंकि कोई दुनिया का शख्स ऐसा नहीं है जो इस जंग से मुतासिर न हुआ हो। जैसे वॉर ऑन टेरर जब शुरू हुई, सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर, तो उसके नतीजे में कोई एक शख्स दुनिया का ऐसा नहीं था जो उससे मुतासिर न हुआ हो। इसी तरह से इस जंग से हर शख्स मुतासिर हुआ है पूरी दुनिया में, पहले रिसेशन, कीमतें आगे पीछे दाएं में, अब ये जंग खत्म कैसे होगी, ये जंग तूल पकड़ेगी, ये जंग स्टेलमेट हो जाएगी, ये कोई जंग जीतेगा, ये अभी तक हवा में है बात। हाँ, ये बात बिल्कुल तय है कि इसके नतीजे में दुनिया में बहुत सारे पोल्स इमर्ज होकर सामने आ गए, और कई मुल्कों ने कल भी अब्सटेन किया, रशिया के अगेंस्ट वो नहीं गए,
कई मुल्क जो हैं वो खुल के सामने जा रहे हैं, कई मुल्क ऐसे हैं जो कि अपने आप को दरमियान में रख के आने वाले दिनों को देख रहे हैं कि किस तरह। आज 12 रुकनी पीस प्लान, अगर मैं फॉरेन मिनिस्ट्री की, जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से उनकी जो वेबसाइट है उसको मैं यहाँ पे कोट करूँ, जो 16 स्लाइड है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो 12 नुक्ते उनकी तरफ से आज 12 पॉइंट्स का पीस प्लान उनकी तरफ से पेश किया गया चाइना की तरफ से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बात को किसी भी तरह से वेस्ट अमेरिका इसको पसंद नहीं कर रहा कि चाइना यूरोप के अंदर एक पीस प्लान लेकर आ गया और बड़ी मोहतात सी इसके ऊपर जो है वो मोहतात सा इसको वेलकम किया यूक्रेन ने भी, क्योंकि यूक्रेन भी चाइना को चाहता तो है कि चाइना इन्वॉल्व होकर जंग खत्म करवाए, लेकिन वो ये भी देख रहा है कि अमेरिका कहीं इसके नतीजे में उलझ ना जाए और ये जंग ऐसा ना हो कि पूरा यूरोप भी कहे कि भाई देखो कोई खत्म नहीं करवा सका, चाइना ने आके खत्म करवाई। तो चाइना की तरफ से पीस प्लान आ गई। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उसमें उन्होंने सख्ती से कहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं होंगे किसी सूरत, और इसमें जाहिर है कि रशिया ऑन बोर्ड है और शी जिनपिंग दौरा भी करेंगे। अच्छा, इसी तो एक तो ये कि ये जंग को 1 साल हुआ ना, इसमें ज़ेलेंस्की के खिलाफ बगावत हुई जो कि प्रेसिडेंट पुतिन का शुरू में उनका जहन था कि या तो पूरा यूक्रेन निकल जाएगा या ज़ेलेंस्की के खिलाफ बगावत हो जाएगी वगैरह। ना ही इसके नतीजे में पुतिन की मईशत गिरी और ना ही पुतिन की हुकूमत गिरी, बल्कि पुतिन एक तरह से इमर्ज होकर स्ट्रांग होकर सामने आ गए कि उन्होंने हेड ऑन लेके पूरे 1 साल तक स्विफ्ट पाबंदियां फलाना ढिमाकना। अभी भी आप जाएं अगर मॉस्को के मुख्तलिफ या रशिया के मुख्तलिफ जगहों पे, आपको जितनी चीज़ों पे पाबंदियां लगी हुई हैं वो सारी चीज़ें वहाँ दस्तयाब हैं, ठीक है ना। सारी कोल्ड ड्रिंक से लेके और चॉकलेट से लेके और खाने हर चीज़ वहाँ स्मगल होकर पहुँच रही है। तो पाबंदियों ने भी काम किया और कई खलीजी ममालिक ऐसे हैं जो कि खलीजी ममालिक ख़ास तौर पर जहाँ पर ये सारा मतलब कई खलीजी ममालिक ऐसे हैं जिनके जंगों का बड़ा फायदा हो जाता है, चाहे बैरूत की जंग हो या इराक की जंग हो, क्योंकि वहां पर ये फिर बिजनेस इसी तरह से ये रशिया वहां से आए, फिर यहां से कन्वर्ट हुई करेंसी दूसरे में गए और यूरोप की तरफ निकल गए टैंकर्स या जो है वो कहीं और निकल गए ऑयल के। तो ये कारोबार सारा चल रहा है, बल्कि इसमें बहुत ज्यादा इस जंग का प्रॉफिट बहुत है। जहां नुकसान है, मातम कर रहे हैं लोग, रो रहे हैं, वहां पे एक पूरी इकॉनमी ऐसी है जो कि खड़ी हो गई है इस जंग के नतीजे में, जिसमें ऑयल के ऊपर भी पैसा कमा रहे हैं, अरब खरबपति हो गए हैं लोग, वेपन्स की भी है, गंदम के ऊपर, बाकी चीजों पे। और दूसरी जो इसमें बात है वो, अच्छा एक और मेरे लिए बात बड़ी अजब सी है। मैं पाकिस्तानी सियासत पे थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये 1 महीना आज हो गया है ये गौतम अदानी के स्कैंडल को आए हुए। अच्छा, मैं इसको यानी जो हिडनबर्ग का स्कैंडल आया था और उसको 1 महीना पहले वो आया था, यानी 24 जनवरी को, और 24 जनवरी को वो आया था। और अगर मैं ये 5वीं स्लाइड दिखाऊं, ये दूसरे नंबर पे दुनिया के अमीर तरीन शख्स थे 1 महीना पहले, और ब्लूमबर्ग की जो स्लाइड है बिलियनर इंडेक्स है उसके मुताबिक आज ये 29th नंबर पे हैं, 29th, ठीक है, यानी नंबर 2nd से 1 महीने में ये गिर के नीचे 29th पे चले गए। उसके साथ ही एक नया स्कैंडल आया है जो मेरे ख्याल से बहुत यानी मैं कहूंगा कि भोंडा सा स्कैंडल है, और वो ये है कि जो विकिपीडिया है, विकिपीडिया से हर कोई जानता है विकिपीडिया का, जो 2nd स्लाइड है, तो विकिपीडिया का उनका एक न्यूज पेपर भी है। विकिपीडिया का एक न्यूज़पेपर है जिसको वो साइन पोस्ट कहते हैं, और वो साइन पोस्ट जो है वो ये साइन पोस्ट ने एक दावा ये किया है, उन्होंने साइन पोस्ट ने कि द लार्जेस्ट कॉन, ये मैं विकिपीडिया का न्यूज़पेपर बता रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि जो गौतम अदानी है जिनके पास इतना सारा पैसा है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को हायर किया, हाँ, और विकिपीडिया के कई पेजेस को उन्होंने एडिट करवाया पे करके, जिसमें उनकी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, ये विकिपीडिया कह रहा है, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने कंपनी के शेयर्स के बारे में तमाम पेपर्स एडिट, और उनकी कंपनी से चूंकि हो रहे थे तो विकिपीडिया ने पकड़ लिया। सर यहीं से वापस आके कंटिन्यू करते हैं, क्विक ब्रेक लेनी है, नाजरीन हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खित्ते की मामलात पर बात कर रहे थे और आपने जिक्र किया गौतम अडानी के हवाले से और उनकी इस वक्त मालियत और खसारों के हवाले से। देखिए, ये जो बात हुई है ना विकीपीडिया की, ये मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात है। और इसको फिर उसके बाद जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया जो फर्स्ट स्लाइड हमारी कि अडानी ग्रुप मैनिपुलेटेड एंट्रीज क्लेम्स विकीपीडिया। विकीपीडिया ने अपने न्यूज लेटर के ऊपर या न्यूज पेपर के ऊपर या जो भी उसको नाम दें आप, उसके ऊपर उन्होंने क्लेम किया, तो फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने उठा लिया। अच्छा, और बिजनेस टुडे ये कह रहा है कि अडानी ग्रुप शेयर्स 12% क्रैश कर गए फर्दर। ठीक है, विकीपीडिया क्लेम के बाद ये बड़ी हैरानकुन बात है। अच्छा, हैरानकुन इसलिए देखें, विकीपीडिया जो है ना बेसिकली ये जिमी वेल्स अभी भी हयात हैं, यंग, उस वक्त तो बहुत ही यंग थे, अभी भी यंग है, और लैरी सेंगर, ये इन्होंने ये न्यूपीडिया के तौर पे इसको स्टार्ट किया था 2001 आगे पीछे कहीं। और उस वक्त जो है वो ये था कि ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया होना चाहिए, और 700 तो इनके अपने एम्प्लॉयज़ हैं। फिर ये दुनिया भर से डोनेशंस और उसको फिर अपना इनका सॉफ्टवेयर एक इक्विक्स के नाम से गालिबन, और हार्डवेयर इनके अपने, ये एक पूरा उसमें फिर इनकी फर्दर विकी नोट्स हैं, विकी मीडिया, कई पेजेस, 322 जबानों में विकीपीडिया है, इंग्लिश के अलावा 322 दुनिया की जबानों में विकीपीडिया मौजूद है। तो अब विकीपीडिया में यह है कि वो जो बार बार मैनिपुलेशन हो रही होती है ना, कि आगे पीछे एडिट करें, तो वो कैच होता है वहां से और उसको ब्लॉक कर देते हैं। वो विकीपीडिया वो परमानेंटली हटा हटू के उसको फिर फारिग करते हैं, साइबर क्राइम वगैरह, वो फिर इनका बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। अब ये जो विकीपीडिया पे मैनिपुलेशन हो रही थी, ये मैनिपुलेशन अडानी ग्रुप ने हायर किए लोग, और उन्होंने कहा कि यार ये जो सारा लिखा हुआ है ना गौतम अडानी के बारे में, इसको सबको निकालते जाओ। वो निकालते ना पकड़ गए, उन्होंने उस पर साइन पोस्ट पे डाल दिया अपने अखबार पे। ये उसके नतीजे में आज ये सिचुएशन, ये मुझे नहीं पता कि इसको गौतम अडानी रोक क्यों नहीं पा रहे। मुझे हकीकतन इसका नहीं पता कि उसको रोक क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि उसके नतीजे में अगर आप आज देखें तो आज वॉशिंगटन पोस्ट भी कह रहा है कि अडानी इज इन इंडिया बट इट ट्रबल्स मिरर द नेशन। अच्छा, और उसके बाद जो है वो फॉरेन पॉलिसी भी कह रहा है, द अडानी क्राइसिस एग्जैक्टली व्हाट इंडिया नीड्स। वही बात जो उस दिन फॉरेन मिनिस्टर ने भी, जयशंकर ने भी बात की थी, बाकी लोगों ने इंडिया में उसी दौरान G20 बाकी सारी चीजें। लेकिन ये जो असॉल्ट, ये जो चीजें हो रही हैं ना, जिसमें 50 बिलियन, यानी आज अगर आप ये देखें सिंपली कि गौतम अडानी की जो पैसा है वो 50 बिलियन से कम हो गई है वर्थ। अब ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि जो इंडिया टुडे बता रहा है, जो 6 स्लाइड है, कि अडानीज नेट वर्थ ड्रॉप्स बिलो 50 बिलियन। इसका मतलब है कि 142 बिलियन का लॉस हुआ है या 120 का लॉस हुआ है। तो ये बड़ी यानी इसमें फिगर्स बड़ी अजीब सी हैं, लेकिन सेकंड से 29 बहुत बड़ा फर्क है। इसको रोक क्यों नहीं पा रहे? ये अब इतना बड़ा ग्रुप जो है और पूरी दुनिया में उनकी डील्स हैं और उनके मामला चल रहे हैं, ये एक बड़ी ऐसी बात है जिसके ऊपर हम उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में बात नहीं करते, लेकिन चूंकि ये स्ट्रेटेजिक इशू और एक ग्लोबल लेवल पे मामला चल रहा है, इसलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।